is my phone. Yes. Hello. Hello, Merrily. Hello, Jatin. Hello. Hello. Am I audible? Hello. Please acknowledge, please confirm that whether I am audible or no.
आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अपने 2 मिनट और रुकते हैं, देन वी विल स्टार्ट। आज अपने लोग जो है ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, और जो है हॉक से में जितने क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अपने इंटरेक्ट कर सकते हैं, जहाँ जिसका जो डाउट है वो आप हमसे पूछेंगे, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जहाँ जो भी दिक्कत है, जो भी आपको समझने में परेशानी हो रही है, कुछ नई चीज़ आ रही है, देन आप हमसे पूछे, बिल्कुल हम लोग आंसर करेंगे। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये आप जब काम करने के लिए जब फील्ड में जाएँगे, या आप में ऑलरेडी कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स होगा, तो वो अपने डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज़ करता है। बट शायद कॉन्सेप्ट से वो इतना अवेयर ना हो, लेकिन कहीं हर दिन आपके काम में ये यूज़ होता है। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्हेन यू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, you have to give about the you need to provide the notes for the revenue recognitions। ठीक है, तो आपके एफएस का ये पार्ट होता है जिसमें यू नीड टू डिस्क्राइब हाउ यू डू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन योर बुक्स और इन योर बिजनेस। बिकॉज उससे पता चलता है कि आपकी जो एक्चुअल रेवेन्यू कितनी है, और आपके वो कैश के साथ रिकन्सिलेशन में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो आई बिलीव अगले 3-4 मिनट के अंदर में हम लोग इस सेशंस को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। बट ठीक है, अपने वी विल जस्ट टॉक अबाउट समथिंग, सम बैकग्राउंड अबाउट द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आप लोग का पार्टिसिपेशन बहुत हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, बिकॉज वी विल, हो सकता है कि वी विल ऐड सम वैल्यू। आपके मन में कुछ कुछ सवाल चल रहे होंगे जो आप हमसे पूछ सकते हैं। एग्जाम के जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हॉक से हो या ग्लाइम से हो, हम अपने ग्रुप में वो सारे के सारे एक एक सवाल डिस्कस करेंगे अलोंग विद द डिस्कशन, अलोंग विद द रीजनिंग। बट वो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एग्जाम के 10 या 20 सवाल, या एग्जाम में 3 या 4 सवाल सॉल्व करना, दैट इज नॉट द अल्टीमेट अटमोस्ट गोल ऑफ दिस सेशन। ये जो सेशन है, ये रियल लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि जब मेरे पास, जब व्हेन आई कंडक्ट द इंटरव्यू, जब मैं उनसे इसके प्रिंसिपल्स, इसकी लॉजिक के बारे में जब पूछता हूँ, तो मुझे बहुत, कभी कभी बहुत फील होने लगता है कि पीपल्स आर ग्रेजुएट, पीपल्स आर क्वालिफाइड, बट उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत थोड़ी है। ठीक है, इसके लिए हम यूएस के जो कोड्स हैं AS606 वो हम पढ़ते हैं, along with the IFRS जो है IFRS 15 पढ़ते हैं। ठीक है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी शायद 15 ही है, बिकॉज आई एम नॉट मच इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मेरा थोड़ा सा उतना वो नहीं है। आई डील लाइक विद लाइक अपने जो है IFRS में, क्योंकि हम ओवरसीज में फाइनेंस मैनेजर है, तो हमारा डे टू डे जो काम होता है वो ओवरसीज IFRS के इसमें होता है। और हमारे कुछ फॉर्म्स हैं जो यूएस में काम करते हैं, कनाडा में काम करते हैं, तो उनके लिए हमको क्या होता है कि यूएस गैप के कंप्लाइंट बुक्स जो होते हैं चेक करने होते हैं या ऑडिट करने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे बैकग्राउंड है। अभी 2 मिनट और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अपने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि आप लोग क्या हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन से पेपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ताकि क्या होगा कि हम आपको जहाँ कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो गिव यू द प्रॉपर इंसाइट्स। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इट्स, यहाँ पे सिर्फ सुनने के लिए ये सेशन नहीं है, ये सेशन इंटरेक्शन बेस्ड है, जहाँ पे हम आप सभी लोग एक दूसरे से बात करेंगे, सब लोग समझेंगे। एग्जाम के क्वेश्चन तो फॉर श्योर हम अभी सॉल्व ही करा देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, वो तो एकदम सबसे लिस्ट प्रायोरिटी आइटम है। जो सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, उसके अलावा
इसकी जो एप्लीकेशंस है, मैं आपको एक दो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के बताऊंगा, दिखाऊंगा कि जैसे रिलायंस हो गई, इंडिया की वन ऑफ द टॉप नॉच कंपनी है, या फिर किसी फॉरेन कंट्रीज की एक दो कंट्रीज का मैं आपको एफएस निकाल के दिखाऊंगा, और साथ में आई शो यू व्हाट हाउ इम्पोर्टेंट दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज फ्रॉम द रिपोर्टिंग एंड फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि नोट्स में देने का मतलब ये होता है कि आप उन्हीं चीज़ों को नोट्स ऑफ अकाउंट्स में देते हैं जो आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स नाउ टाइम टू स्टार्ट। मैंने बुक के ही टेक्स्ट उठाए हैं क्योंकि आई डोंट वांट टू डेविएट। मैंने छोटे से प्रेजेंटेशन भी बनाए हैं फॉर द रिकैप पॉइंट ऑफ व्यू, और पर मैं पहले जो है बुक के इससे जाऊंगा, टेक्स्ट से जाऊंगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो फैमिली होता है, और वो इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि एक पढ़ने लिखने वाले काफी इंटेलिजेंट बच्चे और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, उन दोनों को कंसीडर करके बनाया जाता है। तो मैं बुक के कंटेंट से ही जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ समरी और रिवीजन के लिए आपके हमने एक वो बना के रखा हुआ है, एक 8-10 पेज का मैंने एक स्लाइड्स भी बनाया है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि आप बुक्स को रेफर करें, बिकॉज बुक के अंदर वो सारी चीजें होती है जो आपको चाहिए होता है समझने के लिए। सो अभी एक दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई विल जस्ट एडमिट देम। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो आज का अपना टॉपिक है रेवेन्यू रिकॉग्निशंस। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशंस का मतलब ये होता है कि कब आप अपने रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करने का अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि आप उसको अपने बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे एज अ रेवेन्यू, एज अ रेवेन्यू। तो बिफोर गोइंग टू एनी डिस्कशन, मैं आपसे एक छोटे से एग्जाम्पल्स को लूंगा और आपके साथ समझूंगा कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके। तो मान लीजिए कि हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। पहला, मैं एक कोई शॉप चलाता हूँ, आई एम हैविंग अ शॉप, एंड कोई आदमी आता है एंड ही इज बाइंग अ 100 दिरहम और 100 रुपीज और 100 USD का कोई प्रोडक्ट मुझसे बाई करता है। ठीक है, somebody comes and he buy for 100 USD items। सो आपने उसे एक सामान उसे दे दिया। ठीक है, तो आपने उसे दे दिया और आपने पैसे रिसीव कर लिए। तो आई थिंक इफ अगर आप इस पूरे इंसिडेंट्स को या इस पूरे इवेंट्स को अगर आप ब्रेक करेंगे, तो इवेंट्स जो है दो हिस्सों में ब्रेक होगा। पहला हिस्सा तो ये ब्रेक होता है कि आपने व्हाट यू डिड हियर, यू डिलीवर द गुड्स। फर्स्ट यू डिलीवर द गुड्स, यानी आपने उसे डिलीवर किया गुड्स को। व्हेन यू डिलीवर द गुड्स, इसका मतलब होता है अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कि जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड जो भी इस डिलीवरी से एसोसिएटेड है, आपने क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। और यू रिसीव द मनी। रिसीव द मनी के पहले आपने क्या इशू किया, आपने एक इनवॉइस इशू किया, यानी यू इशू वन इनवॉइस, एक डॉक्यूमेंट आपने इशू किया और आपने अपना क्लेम स्टैब्लिश किया कि नाउ आई डिलीवर द गुड्स, नाउ माई क्लेम इज एस्टेब्लिश, अब आप मुझे पैसे दो। ठीक है, एंड क्लेम एस्टेब्लिश करने का मतलब होता है कि यू इशू द इनवॉइस। द वंस यू इशू द इनवॉइस, यानी आपने जैसे अपना क्लेम एस्टेब्लिश कर दिया, द सेकेंड इवेंट इज द कि आपको पैसे मिल गए। तो इस पूरे को अपने फिर प्रोसेस को हम ब्रेक करते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या था कि हमने क्या किया, हमने अपनी डिलीवरी कंप्लीट की, यानी इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है व्हाट वाज माय परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ठीक है, जो मेरे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थे वो मैंने क्या किया, वो मैंने उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दिया। तो व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हियर वाज डिलीवरी ऑफ गुड्स। द मोमेंट आई डिलीवर द गुड, वन पार्ट इज फिनिश फ्रॉम माय एंड, द सेकंड पार्ट आई इशू द इनवॉइस। आई इशू द इनवॉइस, इसका मतलब मैंने अपना क्लेम स्टैब्लिश कर लिया कि आई डिलीवर द गुड। नाउ अभी आप क्या कर दो, अभी आप मुझे जो है, अभी आप मुझे क्या करो, अभी मुझे आप पैसे दे दो, बिकॉज आई डिलीवर द गुड फॉर द वर्थ ऑफ $100। द मोमेंट यू एस्टेब्लिश योर क्लेम, देन आफ्टर वो क्या होगा, आप उस क्लेम के अगेंस्ट में पैसे रिसीव करोगे। तो ऑल टुगेदर मैंने सारा चीज यहाँ पे किया, परफॉर्मेंस भी हमने अपना परफॉर्मेंस ये कर दिया, ऑब्लिगेशन हमने खत्म कर दिया, यानी वी आई गेव माई, आई परफॉर्म माई पार्ट, यानी जैसे ही हमने अपना काम कंप्लीट किया तो हमारी वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फिनिश हो गई। फिर मैंने इनवॉइस किया ताकि हमारा क्लेम खड़ा हो जाए,
देन आई रिसीव द मनी, ताकि जो मेरा क्लेम अभी खड़ा हुआ था वो हम उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, उसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए अब हमको समझना पड़ेगा कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता क्या है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन लाने की जो सबसे बड़ी बात है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन है, ये यूएस गैप के कोडिफिकेशन है। ये किसके कोडिफिकेशन है? ये यूएस गैप के कोडिफिकेशन है। पहला तो बात ये सुनिए कि ये यूएस गैप के कोडिफिकेशन है। उसका कोड क्या है? एएससी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड 606। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी ये 606 डायरेक्टली अगर कोट कर दिया तो यू शुड एबल टू रिकॉल कि द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट आस्किंग द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सो ये हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का ये कोड है, ASC 606। नाउ कमिंग टू द व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई वी नीड द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके पीछे की साइंस ये रही कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड अ सिंगल comprehensive revenue recognition model. So we should have a established rule और established principle जो हम बिजनेस में अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर? टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कस्टमर टू improve the comparable across the industry, jurisdiction and capital market। तो जो भी रूल्स हम फॉलो करेंगे वो उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? उससे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे कंपैरेबल। कंपैरेबल होने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि एज अ यूजर आपको समझ में आता है कि भाई हमने पिछले साल में कितने प्रॉफिट अर्न किए, या कितने साल में मैंने कितनी रेवेन्यू बनाई, करंट ईयर में हमने कितनी रेवेन्यू बनाई। दोनों के बेस करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि यू कैन ओनली कंपेयर एप्पल टू एप्पल। सो देयर इज अ बेसिस फॉर, there is a principle, there is a reason for revenue recognition. So revenue recognition comes with the primary objective that it provides a comprehensive revenue recognition models, जिससे आपका financial statement you will enable the user to compare across the business, across the country, across the jurisdictions and across even this applies to the capital market. So ये एक basic objectives है, क्योंकि आपको ASC लाना क्यों पड़ा? somebody can ask this, what is the reason of bringing ASC 606? तो वहां पे एक हार्मोनाइज्ड और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अप्रोच लाना था, ताकि सब बिजनेस क्या हो सके, प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड कर सके, और जो भी रिकॉर्डिंग हो इवन अपने बिजनेस के अंदर में भी कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई किया जाए। ऐसा नहीं कि एक साल में कुछ, दूसरे साल में कुछ, एक यूनिट के लिए कुछ, दूसरे यूनिट के लिए कुछ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करने के लिए हमने क्या लगाया, हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हम लेके आए। ठीक है, तो जैसे ही हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल लेके आए तो उससे मुझे ये सारी ऑब्जेक्टिव को पता तो चल गया। नाउ हाउ इट्स वर्क्स, तो सबसे पहले बोलता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो होता है वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता है अकाउंटिंग पीरियड पे। तो ये अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो एक्चुअली में हमारे रिपोर्टिंग्स को जो है ना सही में रिपोर्ट करता है, यानी हम जिस पीरियड में रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उसी पीरियड में इसको रिपोर्ट करता है, ना उसके पहले ना उसके बाद। इसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ सामान बेचते होते, तो जब बेचा पैसा मिल गया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा यू डोंट नीड टू बी कंसर्न हियर। बट आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट कब हो जाता है कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं, जब आपकी सर्विस जो होती है वो मोर देन 1 ईयर की होती है, तो इन दैट केस आपको बहुत कंसर्न होना होता है कहीं आप रॉन्ग रिपोर्टिंग तो ना कर दे। लाइक अगर पूरे 2 साल का इनकम आपने इमीडिएट रिसीव किया, अभी रिसीव किया, और आपने उसको अगर रेवेन्यू दिखा दिया, तो पहला साल में तो आपका इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट बन जाएगा, इन्फ्लेटेड पीएनएल बन जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, वो अंडर अंडर दिखाएगा, यानी कि अंडर रिपोर्टेड हो जाएगा। तो इस सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हमको रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला बोलता है विच इज परफॉर्म, विच द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। यहाँ पे हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करेंगे, इन द अकाउंटिंग पीरियड, यानी जिससे रिलेटेड है उसी पीरियड में अकाउंटिंग करेंगे। इन विच द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई, यानी जैसे ही हमने अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई किया तभी हम उसको अपने बुक्स पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो जाता है, जब कस्टमर ऑब्टेन द कंट्रोल। द मोमेंट कस्टमर ऑब्टेन द कंट्रोल, यानी उस आइटम या उस सर्विस से रिलेटेड जो भी रिस्क या रिवॉर्ड है वो किसको चला जाएगा, दैट विल ट्रांसफर टू द कस्टमर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, द मोमेंट यू गिव इट टू द कस्टमर
देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज परफॉर्म्ड। अब बोला जाता है एंड चाहे वो एसेट गुड्स में हो सकता है और सर्विसेज में हो सकता है। तो यहाँ पे इसने बोला है द एसेट इज द गुड और सर्विसेज, तो आपके सर्विसेज के भी फॉर्म में हो सकता है और गुड्स के भी फॉर्म में हो सकता है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन तभी अप्लाई होगा, यानी यहाँ पे जो मेन पॉइंट है द रेवेन्यू should be recognized to depict the transfer of the goods and services to the customer in an amount that reflect the consideration that the company expect to entitle। या हमने यहाँ भी ये बोला था कि जैसे आपका क्लेम ये हो जाएगा, आप अपना क्लेम बुक्स पे रिकॉर्ड कर लोगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने कंट्रोल दिया, आपने इनवॉइस दिया, इसका मतलब अपने बुक्स में एक क्लेम रजिस्टर कर लिया, ठीक है, किससे, जो आपका रिसीवेबल है, किससे, कस्टमर से। तो ये पूरे प्रोसेस को अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या करता है, अलाइन कर देता है, इसको एकदम शॉर्ट करके बता देता है, देखो तुम्हारा रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होगा, उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज होगा जिसमें आपने अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस जो क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं, और साथ में आपने अपने क्लेम को रेज कर लिया, यानी अब आपके क्लेम्स वहां से रिसीवेबल में बन गए इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड उसके बदले में था वो हमने क्लेम को रिकॉर्ड कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, इन्होंने बोला कि ये प्रिंसिपल बेस्ड है, नॉट अ रूल बेस्ड। इसका मतलब प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपकी जजमेंट अप्लाई होगी, यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस नॉलेज अप्लाई होंगे। ये कोई रूल नहीं है कि कोई भी बंदा आएगा और बोलेगा कि हाँ इसी तरीके से काम होगा, नहीं, यहाँ पे आपके प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो जजमेंट होगा, दिस मीन्स दैट application will require the management judgment regarding how to handle the specific situation। तो अब जो आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर रहे हैं, एक्चुअली इट रिक्वायर्स योर प्रोफेशनल जजमेंट, यानी आपकी जो नॉलेज जो आपने एक्वायर किया है ओवर द पीरियड, उसका यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है ये क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है, रूल बेस्ड नहीं है। पर जनरली जो भी यूएस गैप होते हैं वो रूल बेस्ड होते हैं, बट उसमें ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, थोड़े से लिबरल अप्रोच है, ताकि आपकी रिपोर्टिंग सही हो, आप अपने प्रोफेशनल जजमेंट को करेक्टली यूज कर सके, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि हाउएवर द जजमेंट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सिचुएशंस हैज बीन मेड मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड कि आपकी जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तभी आपकी रिपोर्टिंग करेक्ट होगी, नहीं तो क्या होगा, रिपोर्ट आपकी गलत चली जाएगी। हो सकता है कि एक पीरियड में आप ओवर स्टेट कर देंगे, दूसरे पीरियड में वो अंडर स्टेट हो जाएगा, या फिर पहले वाले पीरियड में अंडर स्टेट हो जाएगा, दूसरे वाले पीरियड में ओवर स्टेट हो जाएगा। तो जो आपका शेयर होल्डर पहले वाले पीरियड में है, हो सकता है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए या कम प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, तो उनके साथ भी क्या हो जाएगा, जस्टिस नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हमने क्या किया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल या प्रिंसिपल को डेवलप किया। तो ये शुड बी कंसिस्टेंट, वी डील अक्रॉस डिफरेंट यूनिट ऑफ द कंपनी, यानी एक कंपनी के अंदर 10 यूनिट है, 10 डिपार्टमेंट है, और 10 अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया 10 पे एक तरीके से अप्लाई होगा, तो इससे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। उसके बाद दिस में नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल अकाउंटेंट और ऑपरेटिंग यूनिट। अब इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन यू से द प्रिंसिपल मींस, इट डजंट मींस कि कोई भी एक बंदा बिजनेस के अंदर बैठा है एंड ही इज टेकिंग द डिसीजन वन प्लेस वन डिसीजन वन प्लेस वन डिसीजन एंड अनदर प्लेस अनदर डिसीजन। तो इसको क्रब करने के लिए, इसको इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए, ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होता है। बोला कि जो भी अप्लाई करेंगे हम एक क्रॉस द बिजनेस करेंगे, विद इन द यूनिट करेंगे, हम किसी एक बंदे के हाथ में कंट्रोल नहीं देंगे कि वो एक प्रिंसिपल एक जगह अप्लाई करे, दूसरा प्रिंसिपल दूसरी जगह अप्लाई करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो क्या होगा, एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपनी इंसेंटिव, अपना पोजीशन सेफ रखने के लिए वो क्या करेगा, वो कोई दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई करके जितना दिन तक उसको काम करना उस टेन्योर का वो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, और जब कम इन कोई नया बंदा जब उसको रिप्लेस करेगा तो उस डिपार्टमेंट की प्रॉफिट जो है कम दिखेगी। तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक बंदा जो है इंसेंटिवाइज हो जाएगा और दूसरा बंदा पैनलाइज हो जाएगा। तो ये बहुत सोचने वाला चीज है, ठीक है। इसी सब को पॉइंट को माइंड में रख के ये प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के जो अप्रोच है उसको डेवलप किया गया है। नाउ कमिंग टू द दिस अप्रोच, अभी हम क्या होता है कि सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन का पहला अप्रोच होता है जो जेनरिक है,
नाउ एवरीबडी नोज दैट, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि पहला वाला सबको पता होता है, एवरीबडी नोज, जितने क्लास 11 12 कॉमर्स ग्रेजुएट जो भी है उसको सबको पता होता है, पैसा सामान बेचा, एआर को डेबिट कर दिया, दूसरा जो है जितना का रेवेन्यू आया उतना को हमने क्रेडिट कर दिया, ये इट्स अ वेरी जनरल, एवरीबडी नोज। बट अब जो सीखने वाले हैं वो एवरीबडी को नहीं पता, ओनली द क्वालिफाइड पीपल नोज, एंड उनको उसके एप्लीकेशन और उसके रिपोर्टिंग के बारे में पता होता है। ठीक है, नाउ टेकिंग टू द एग्जांपल, सबसे पहले मुझे एग्जांपल्स में क्या आ रहा है कि अगर आपने क्या कर दिया, सिचुएशन जो मैंने लिया था कि यू सोल्ड द गुड्स ऑफ $100 ओवर द काउंटर, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने 100% अपनी ऑब्लिगेशंस को क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया द मोमेंट यू डिड। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि एक तो होता है कंडीशनल, दूसरा होता है अनकंडीशनल। तो करंट एसेट जो है, इधर कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो होता है वो क्या होता है, कंडीशनल हो सकते हैं, अनकंडीशनल हो सकते हैं। ठीक है, इधर में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशन अनकंडीशनल का मतलब क्या हुआ, कोई बंदा आया और आपने उससे सामान बेच दिया, इट्स एन अनकंडीशनल, और आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है कि अनकंडीशनल राइट टू रिसीव बिकॉज द कंपनी हैज satisfied परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन टू द कस्टमर दस रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। तो अनकंडीशनल में क्या हो गया कि उसको और कोई सेकंड कोवेनेंट या सेकंड जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, या सेकंड प्रोसेस उसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा हम इसका एग्जांपल से वो लेते हैं कि जैसे कोई कस्टमर आया आपके पास ओवर द काउंटर, आपने उसको सामान दे दिया, यू परफॉर्म, इट्स अनकंडीशनल। अब कोई उसमें कोई बात नहीं है, आपने उसे सामान दिया और उसने आपको पैसे दे दिए। ठीक है, अगर नाम पता है तो नाम डेबिट हो जाएगा, अगर नहीं पता है तो आपका ये जो जो जीएल है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होता है, सब जीएल जो होता है वो नाम पे होता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे मेरा बहुत सीधा सीधा है, यहाँ पे हमारे को समझने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, और साथ में हमने क्या कर दिया, हमने कॉस्ट ऑफ, क्योंकि हमारा सामान बिक गया, हमने अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि हमारा साथ में पीएनएल बन जाएगा। अच्छा, ये जो अप्रोच मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, आप लोग को अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन पता होगा, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ये अप्रोच है, दिस अप्रोच इज कॉल्ड परपेचुअल मेथड्स, दिस अप्रोच इज कॉल्ड परपेचुअल मेथड्स। ओके, क्योंकि इन्वेंट्री में दो मेथड्स होता है, एक तो होता है परपेचुअल, दूसरा होता है पीरियोडिक। अगर कोई आदमी चाहे तो मैक में अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है कि परपेचुअल क्या है, पीरियोडिक क्या है, शायद आप, मैं जूम कर रहा हूँ कि आपको शायद पता होगा। ठीक है, तो मुझे अगर किसी को पता है तो मुझे बताए कि पीरियोडिक क्या है और परपेचुअल क्या है प्लीज। थोड़ा सा इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, इट इज लाइक वी आर गोइंग लाइक मोनोटोनस, हम सिर्फ बोल रहे हैं, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, तो इसमें वो इंटरेक्शन वाली फील नहीं आ रही है। तो आप प्लीज उस पर आप एक बार माइक ओपन करके मुझे बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय द परपेचुअल एंड पीरियोडिक। प्लीज, कोई भी बंदा बोल सकता है, जतिन कुकरेचा प्लीज, अजय भाई, आर्यन साहब प्लीज, विशाल साहब। अरे कोई शर्माने का जरूरत नहीं है, गलत होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, आप, कुछ दिक्कत नहीं है, गलत होगा, आपके कोई पुराने कोई भी थॉट्स होंगे जो हम यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू डू इट। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, वी आर ओके विद इट, इधर इंग्लिश और हिंदी, व्हाटएवर द लैंग्वेज यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। बट फॉर मी आई एम लिटिल मोर फेवरेबल होता है, क्योंकि मैं अपने लैंग्वेज में थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हिंदी, बट आई हैव नो प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश। तो आप मुझे बता सकते हैं परपेचुअल क्या है, पर पीरियोडिक क्या है, प्लीज समवन, because you guys are your voice is not coming, so I don't know, either you are speaking or not, I don't know. Can you please, someone? जतिन साहब, उमेर, आप तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, गलत ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। हेलो, माय माइक इज नॉट वर्किंग, ओके नो प्रॉब्लम। अजय साहब,
ओके, आई थिंक यू गाइस आर फीलिंग शाई आस्किंग द क्वेश्चन। कुछ मन में है तो भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत का बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि periodic means we physically counts. Okay, very good. Perpetual is for a specific periodic is for a specific period. Correctly answered. Okay, what about the perpetual? No idea. Perpetual is like a ongoing reduction of inventory. इसका मतलब ये होता है the moment you say yes, please. Sorry, someone tried to speak. Please. So periodic is what you say. It's a physical count way. It's every month in closing or year in closing or quarterly closing. You go and you count the stocks and then you do the cost of goods sold entry in the books. Okay, but perpetual is like an ongoing reduction of inventory. The moment you complete the sale, you yourself pass the entry, and here the stock count is always matching with your physical count because the system is adjusting for against each sales. So that is the, and this is the more scientific, and this ERP nowadays is doing. So you don't need to do the stock count to do your P&L or the income statement reporting and the preparing for preparing the balance sheet. So this is the basic difference of periodic and perpetual. Now coming to the next level. So there is a conditional means you have done one of the performance obligations. ओके, द रेस्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इज स्टिल ड्यू। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या है कि एक्सपायरी ऑफ द पीरियड पे आप क्या करेंगे, आप अपने इनकम के आप अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये क्या है, इट्स अ कंडीशनल। द कंडीशनल का मतलब क्या होता है, बिकॉज द कंपनी हैज सेटिस्फाइड वन और सम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी अभी तक 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कुछ एक पोर्शन आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब तक आप इनवॉइस रेज नहीं करेंगे, जब तक आप इनवॉइस रेज नहीं करेंगे, आपकी एंट्री क्या होगी, या तो आप अक्रूड रेवेन्यू में रखेंगे इसको, या फिर आप क्या रखेंगे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट बना लेंगे, क्योंकि आपकी ये जो रेवेन्यू जो है अक्रू हुई है, यानी आपने अर्न किया है कंडीशन के सेटिस्फाई करने पे, तो इसके लिए आप टर्म यूज कर सकते हैं एक्रूड रेवेन्यू या फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू सेल्स रेवेन्यू। तो आपने इस मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने पीरियड, जिस पीरियड पे आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पार्शियली परफॉर्म कर ली है, उतना तक का आप रेवेन्यू क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे बाय क्रिएटिंग दी कॉन्ट्रैक्ट एसेट या फिर अक्रूड रेवेन्यू। और जब आप इनवॉइस रेज करेंगे तब आपकी एंट्री क्या बनेगी, तब आपकी जब द मोमेंट यू डू द इनवॉइसिंग, तब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी कि अकाउंट रिसीवेबल टू कॉन्ट्रैक्ट एसेट। यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया कि आपने अब पूरी की पूरी परफॉर्मेंस 100% ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया है, तो आपके केस में क्या होगा कि यहाँ पे जितना पोर्शन आपका ए से रिलेटेड था, ए को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने पहले डेबिट किया था कॉन्ट्रैक्ट एसेट, या फिर हमने अक्रूड रेवेन्यू रखा था, तो अक्रूड रेवेन्यू को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये डेबिट था, इसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे क्रेडिट से। और जो पोर्शन आपका अभी बिल हो रहा है और हमने अपने सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन खत्म कर दिए, तो उस पोर्शन का रेवेन्यू अभी बुक कर लेंगे और ए प्लस बी मिलकर हमारा ए आर बन जाएगा। अब जब पैसे मुझे आएंगे तो मैं क्या लिखूंगा, कैश डेबिट टू ए आर। ए आर को मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा द मोमेंट आई रिसीव द मनी। जैसे ही मुझे पैसे मिले तो मैं क्या लिखूंगा, कैश डेबिट टू ए आर। इसका मतलब अब मैं ए आर को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे अब ए आर नहीं रहे, ए आर से हमने पैसे ले लिए। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज में हमें पैसे पहले मिल जाते हैं। समटाइम व्हाट इज हैपनिंग, हमने कंडीशन रखा होता है कि हमको एडवांस में पैसे दीजिए, मैं आपको सर्विस दे दूंगा। ठीक है, या फिर जैसे हम मोबाइल का प्लान लेते हैं तो हम एडवांस में प्रीपेड करते हैं, तो कंपनी एडवांस में पैसे रिसीव करती है और फिर वो हमको 1 महीने का टॉक टाइम या सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उस सिचुएशंस में जब तक वो महीना नहीं खत्म होता तब तक वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, तब तक वो बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो हमारे पास क्या हुआ, द कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अराइज व्हेन द कंपनी रिसीव कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर बिफोर इट ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी अभी तक उसने कोई गुड्स और सर्विस अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, बट स्टिल
उस पैसे बिजनेस ने रिसीव कर लिए, इसका मतलब अब बिजनेस के पास वो अभी भी लाइबिलिटी है। तो आप इसको कैश डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी या एडवांस फ्रॉम कस्टमर आप लिख के अपने पास में बुक्स पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड करके रखेंगे। The moment you have done your performance obligations, you completed your performance obligations, आप उसी moment में, the next moment, you need to reverse your liability and you need to, what you need to do, you need to book your इनकम। तो आपने क्या किया, आपने लाइबिलिटी को रिवर्स कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, नाउ सेल्स रेवेन्यू, आपने अपने सेल रेवेन्यू को क्या कर लिया, इमीडिएटली आपने क्या कर लिया, ये कर लिया, बुक कर लिया। आपने अपने, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि आपने टॉक टाइम बाई किया हुआ 30 डेज का, 30 डेज का टॉक टाइम आपने बाई किया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जनरली, एवरी पीपल कीप्स द प्रीपेड। तो प्रीपेड देने वाला बंदा तो पैसे दे दिया है, यानी अब हम मान के रिलायंस के बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, जियो के बुक्स में। तो अगर जियो की बुक्स है तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा कैश या बैंक, जिस फॉर्म में उसे पैसे मिले हैं उसको वो डेबिट कर देगा टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी या एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो भी आपको इंटरमीडिएट अकाउंट मेंटेन करना आप ले लें, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो आपने क्या लिखा, आपके पास ये लाइबिलिटी बनी हुई है, आपके पास ये लाइबिलिटी है, कब तक, क्योंकि आपने फर्स्ट डे में रिसीव किया है। कब रिसीव किया, फर्स्ट डे में। तो आपने मान लो 100 dirham का रिचार्ज होता है या 100 रुपीज का रिचार्ज होता है, तो आपने 100 dirham या 100 रुपीज आपने लाइबिलिटी लिखी है। अगर ये रिचार्ज 90 डेज का है, अगर ये रिचार्ज 90 डेज का है, इसका मतलब ये 100 dirham को डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा और इसको हमको 3 महीना पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मंथ पे देन आई डू माई रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मंथ के रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 1 मंथ का मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा, यानी हम उसको, तो हमारा 100 डिवाइड बाई 3 करके जो भी आएगा 33.33 वो मैं ले लूंगा। ठीक है, अब मैं इसके अगेंस्ट में क्या करूंगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि अभी तक मेरे जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गए हैं वो सिर्फ कितने 1 मंथ के गए हैं। तो मैं उस 1 मंथ क्या क्या करूंगा, हम 1 मंथ का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड दैट 1 मंथ रेवेन्यू विल बी सेल्स रेवेन्यू ऑफ 33.33। बाकी के जो 2 महीना के हैं वो अभी भी हमारे पास लाइबिलिटी में रहेंगे। आई थिंक उमेर हैज आस्क्ड सम क्वेश्चन, लेट मी चेक। तो फॉर कंडीशनल एंड कंडीशनली at the same point of time or over the period. See, point of time, it's like a unconditional. Immediately you deliver the goods and you recognize your revenue. Unconditional means और कंडीशनल मीन्स ओवर द पीरियड, यानी यू डू ग्रेजुअली, यानी अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो 3 मंथ्स का था, इट इज लाइक अ कंडीशनल, 3 महीना तक आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने मिलेगा। तो ये कंडीशनल था कि पहला महीना खत्म होगा तो पहला महीने के रेवेन्यू, दूसरा महीना खत्म होगा तो दूसरे महीने के रेवेन्यू, तीसरा महीना खत्म होगा तो तीसरे महीने। तो ये हमारा कंडीशनल था, तो दैट इज द ओवर द पीरियड। अभी अनकंडीशनल कौन सा था, पहला वाला जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपने $100 गए, $100 का आपने सामान ले लिया, दैट वाज द अनकंडीशनल। इसके बाद और कुछ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपका नहीं है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, विच इज अ वेरी गुड एग्जांपल। पर इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, तो कोई मुझे बैलेंस शीट में इसकी रिपोर्टिंग बता दो, यानी बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा, लेट्स दिस इज अ बैलेंस शीट, अभी मुझे तीनों की रिपोर्टिंग बता दो कि अगर मैंने पहला अनकंडीशनल सेल किया हुआ है तो हम उसे कैसे रिपोर्ट करेंगे, सेकेंड कंडीशनल सेल किया है तो उसे कैसे रिपोर्ट करेंगे, थर्ड हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है यानी वी रिसीव द मनी इन एडवांस। अब तीनों की हमको मनी इन एडवांस, तो हमें तीनों का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन बता दो। ये हमारा बैलेंस शीट है, इस साइड में हम लाइबिलिटी लिखे हैं, इस साइड में हम एसेट लिखते हैं। ठीक है, तो हमको ये तीनों का, यानी हमारा अनकंडीशनल्स वाले का, कंडीशनल्स वाले का, मनी इन एडवांस वाले का, ये तीनों का मुझे बता दो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन क्या होगा। कैन यू प्लीज डू इट। Somebody please advise with the balance sheet presentation. देखिए, बैलेंस शीट में सबसे पहले ऊपर नॉन करंट एसेट आता है, फिर हमारा करंट एसेट आता है। इन करंट एसेट के अंदर में हम AR लिखेंगे। AR किसके लिए लिखेंगे, अनकंडीशनल वालों के लिए लिखेंगे। फिर मैं दूसरा क्या लिखूंगा,
हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट लिखेंगे, जो किसके लिए लिखेंगे, कंडीशनल वालों के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट एसेट बन जाएगा। और लाइबिलिटी वाले में, क्योंकि लाइबिलिटी भी हमारे पास दो तरह की होती है, पहला तो वो इक्विटी आती है, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी आती है और फिर करंट लाइबिलिटी आती है। तो जो मनी इन एडवांस है वो हमारा करंट लाइबिलिटी के अंदर में चला जाएगा। तो दिस इज आवर बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने बैलेंस शीट को प्रेजेंट करते हैं एआर के रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि ये एक तरह का कंडीशनल सेल्स था। यहाँ पे आपको 3 महीने की रेवेन्यू इन एडवांस में लेनी थी। तो द मोमेंट यू रिसीव द मनी एज अ जियो 100 dirham रिचार्ज फॉर 3 मंथ्स, इसका मतलब ये हो गया कैश अकाउंट में जो है कैश आपको रिसीव हो गए कितने के, 100 dirham के लिए। तो आपने कैश को डेबिट कर दिया और आपको ये पैसे मिले हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है तो आपने क्या किया, आपने उसके लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट किया 100 dirham का। और जैसे जैसे मंथ जाएगा ओवर द पीरियड, यानी 30 डेज जो फर्स्ट मंथ आपका वो आया, तो आपने एंट्री क्या किया, आपने लाइबिलिटी को रिवर्स कर दिया और अपने सेल्स की रेवेन्यू को बुक कर लिया। तो इस तरह से आप अपना क्या कर लेंगे, फर्स्ट मंथ में जैसे ही आपकी मंथ्स कंप्लीट होगी वैसे ही आप अपने रेवेन्यू को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था एसेट एंड लायबिलिटी अप्रोच। नाउ कमिंग टू द 5 स्टेप अप्रोच व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द आईएफआरएस 15, ठीक है। तो हमारा 5 स्टेप अप्रोच क्या बोलता है कि रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या जानूंगा, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट के नेचर्स को समझना है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू रिकॉग्निशन के क्या 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 क्राइटेरियाज है। तो बोला गया आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, यानी अभी मैंने, अच्छा ये तीनों फॉर्म में हो सकता है, पहला या तो ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, नहीं तो इम्प्लाइड हो सकता है। यानी आपसे बात हो रही है, आप दुकान पे आए हैं और आपने सामान चूज करके जैसे ही बिलिंग काउंटर तक ले गए, तो ये आपके साथ ना मेरा अभी तक ओरल भी नहीं था, रिटेन भी नहीं था, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यानी आपको पता है कि आप सामान खरीदोगे और आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो एक पहला क्राइटेरिया क्या है, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। फिर बोल रहा है कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, ठीक है। अब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस डिपेंड करता है कि वो किस नेचर की सर्विसेज है। जैसे मैंने पहले दो एग्जांपल्स दिए अभी तक। पहला एग्जांपल था कि हमारा ओवर द काउंटर गया और हमने 100 रुपए का सामान लिया और पैसे दिए, ठीक है। दूसरा हमने एग्जांपल लिया कि रिलायंस के साथ हमने 3 महीने का प्रीपेड रिचार्ज करा। तो ये दो काइंड ऑफ सर्विस है। तो मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दोनों के पता थे। पहला का क्या था, इमीडिएट हमने रखा था डिलीवरी ऑफ द गुड्स पे। तो पहला वाला जैसे ही मैंने उसको डिलीवरी ऑफ द गुड्स किया, यानी हमने जैसे ही उसे सामान डिलीवर कर दिया, वैसे ही हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन खत्म हो गई, हमने कर दिया, अब मुझे पैसे मिल जाएंगे। द सेकेंड वाला था कि हमने 3 महीना के लिए पैसे लिए थे, तो जैसे जैसे मंथ खत्म होगा वैसे वैसे हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन खत्म होगी, तो हम अपना रेवेन्यू वैसे ही हम ओवर द 3 पीरियड रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर बोलता है कि हमें ट्रांजेक्शन प्राइस पता होना चाहिए। तो हमने पहले वाले सिचुएशंस में रखा था ट्रांजेक्शन प्राइस 100 dirham या 100 रुपीज फॉर वन सिंगल ट्रांजेक्शन, पर दूसरे वाले में मैंने रखा है 100 dirham फॉर 3 मंथ्स। इसका मतलब मेरा ट्रांजेक्शन जो है वो 3 मंथ्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चौथा क्या है, अलोकेट द ट्रांसफर प्राइस टू द सेपरेट ऑब्लिगेशन। तो हमने जब 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो अब हम अपने प्राइस को ओवर द 3 पीरियड डिवाइड कर पाएंगे, यानी 100 डिवाइड बाई 3, यानी पहला महीना 33.33, फिर दूसरा 33.33 और तीसरा 33.33। तो इस तरह हम अलोकेट कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस खत्म हो रही वैसे वैसे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। चौथा हो रहा है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू वेन और सच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। तो हमारा जो दो तरीके का एग्जांपल लिया था मैंने, 100 dirham की पहले सामान में ओवर द काउंटर था, तो जैसे ही हमने उसे सामान दे दिया, हमारा क्या हो गया था, हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इमीडिएटली सेटिस्फाई हो चुकी थी, उसी वक्त में हमने अपना जो था ऑब्लिगेशन हमने दे दिया था, तो हमारा उसी वक्त में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में मैंने 100 dirham लिया था और 3 मंथ्स की सर्विस का कमिटमेंट था, तो जैसे जैसे मंथ खत्म होगा वैसे वैसे हमारी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होएगी, ठीक है। अब बोला जाता है कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, identify the contract means assessing whether the contract is within the scope of ASC 606, यानी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल के साथ अलाइंड है कि नहीं है। whether it meets the criteria for the contract to be accounted under this assignment, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कोवेनेंट्स लिखे हैं या जो टर्म लिखे हैं वो क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के जो 5 प्रिंसिपल्स है वो 5 प्रिंसिपल्स के हिसाब से अलाइंड है कि नहीं। अब मुझे एग्जांपल्स ये बोल दे रहा हूँ कि ए ASC 606 के साथ कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट अलाइन तब होगा जब पीरियड द इन्फोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन, यानी इन्फोर्सेबल होना चाहिए, कोई इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कानून के नजर में वो कॉन्ट्रैक्ट
इन्फोर्सेबल होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए पहला। तो सबमिट ऑल द फॉलोइंग, द पार्टी हैव अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट एंड आर कमिटेड टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, यानी दोनों पार्टी, बोथ द पार्टी हैज, द पार्टीज हैव अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट, यानी लेने वाला और देने वाला, बायर एंड सेलर, दोनों उस पार्टी दोनों उस टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के साथ क्या हो, अग्रीड हो, ठीक है। एंड दे कमिटेड टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, पहला पार्टी अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, जो पहला पार्टी है वो अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करने का सलाहियत में हो, ठीक है। एंड अप्रूवल में भी ओरल हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, इन अकॉर्डिंग और विद इन द कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस, यानी कि इम्प्लाइड हो सकता है। जैसे हम बस पे चढ़ते हैं तो हमको ना कोई चल के पता होता है, बट देयर इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि जैसे ही हम बस को बोर्ड करेंगे हमको बस का फीस देना पड़ेगा, बस बस का वो जो बस फेयर देना पड़ेगा, तो वो एक तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कस्टमरी होता है, जो पता होता है कि जैसे ही बस पे बोर्ड करूंगा मुझे वो देना पड़ेगा, ठीक है। द राइट ऑफ ईच पार्टी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गुड्स हैज टू बी ट्रांसफर्ड कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसके जो राइट्स है वो आइडेंटिफिएबल्स होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट, जिस बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सारे के सारे टर्म्स को होना चाहिए आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिफाइड होना चाहिए, जिसको आप सेपरेटली समझ सको, एसेस कर सको। द पेमेंट टर्म्स, और जैसे टर्म्स से गुड्स या कंट्रोल या सर्विसेज जाएगी वो सारी की सारी चीजें भी आपकी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाइड। द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, कब, जब आपके रिस्क, टाइमिंग, अमाउंट फॉर द फ्यूचर करियर, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका अभी हम लोग को शायद दूसरा लिंक जनरेट करना पड़ेगा आफ्टर 15 मिनट, क्योंकि ये ऑटो 1 आवर वाली है, ठीक है। तो हम लोग वो कर लेंगे, लेकिन अभी लगे रहिएगा। तो बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया है उसके अंदर रेस, टाइमिंग, अमाउंट, फ्यूचर कैश फ्लो, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए, क्लियरली क्या होने चाहिए, मेंशन होने चाहिए, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है सीधी सिंपल सी बात है कि वो इन्फोर्सेबल होने चाहिए। द प्रोबेबल, द कंपनी विल एबल टू कलेक्ट द सब्सटेंशियली all the considerations that are entitled to receive the goods and service will be transferred to the customer under the contract। अभी मैंने बोला क्या था कि जैसे ही आपने गुड्स दे दिया वैसे ही आपकी क्या हो गई, आपका रिसीवेबल खड़ा हो गया, यानी आप इंटाइटल्ड हो गए रिसीव करने के लिए। इसका मतलब ये हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी होएगा जब आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर देंगे, आपका रिसीवेबल, यानी आप जो इंटाइटल्ड हो जाएंगे अपनी कंसिडरेशन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है, ये कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके अंदर के ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारी क्वालिटीज होती है, यानी सारे के सारे उसके वो होते हैं, ये तभी आप उसको, मतलब जब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारे के सारे क्राइटेरिया होंगे तभी आप उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तब ये बोल रहा है कि अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अकाउंटेड अंडर अकाउंट AS606 ओनली इफ इट क्रिएट द इन्फोर्सेबल राइट्स, जब आपके इन्फोर्सेबल राइट्स बनेंगे तभी आपको कहा जाएगा कि आपने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, विद द 5 कंसिडरेशन, 5 पॉइंट्स, ये जो 5 कंडीशंस है, ए, दो पार्टी, पार्टी के सारे ऑब्लिगेशंस और जो भी ड्यूटीज है वो डिफाइन होने चाहिए, कॉमर्स उसके अंदर जो कॉमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, द टर्म्स डिफाइन होने चाहिए, प्रोबेबल इंटाइटलमेंट जो भी है वो भी सारे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे बोला गया कि ASC 606 यानी रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल आपको बताता है कि तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाएंगे जब ये पांचों के पांचों क्राइटेरिया उसके अंदर फुलफिल होंगे। अब सवाल बनता है, इट इज इम्पोर्टेंट दैट अंडरस्टैंड revenue recognition guidance in AS is not limited to the business transaction under the formal writing contract, nor limited to the long term contract business such as the long term construction of the asset। अब कंस्ट्रक्शन वाले केस में क्या होता है, कभी कभी दो टाइप के, एक तो हो जाता है आपका एट द पॉइंट, जो होता है एट द पॉइंट, और दूसरा होता है ओवर टाइम। अभी हमारे साथ जो है उमेर अली ने ये सवाल हमसे पूछा था कि एट द टाइम और ओवर द टाइम वाले का आपने एग्जांपल्स बताना है। तो एट द टाइम का मैंने एग्जांपल्स बताया था कि द मोमेंट यू गो टू द ग्रोसरी और एनी सुपरमार्केट यू जस्ट टेक द गुड्स एंड द डिलीवरी इज डन। तो मेरा क्या हो गया, एट द टाइम हो गया। अब हमारा सवाल बनता था ओवर द पीरियड का मतलब क्या होता था, कि मैंने एग्जांपल लिया था जियो वाला। दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, फेज बाय फेज कंस्ट्रक्शन होता है, फेज बाय फेज सर्टिफिकेशन होता है। तो वहां पे क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ओवर द टाइम में जा सकते हैं और एट द टाइम में जा सकते हैं। ये सारा आपके पास चूज करने की आजादी होती है, लिबर्टी होती है। आप अपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, बट जो भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को लगाएंगे, ठीक है, जो भी आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन लगाएंगे वो आपका क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंपेरेबल हर साल पे।
यहाँ पे कितना मेथड है, किसके कितने मेथड है, यहाँ पे दो ही मेथड्स को डिस्कस किया गया है। पहला है जो कंप्लीशन मेथड्स है, दूसरा जो है वो पार्शियल कंप्लीशन मेथड है। ठीक है, पॉइंट वो आपके परसेंटेज कंप्लीशन मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओवर टाइम और पॉइंट ऑफ द टाइम में क्या फर्क है, दोनों में फर्क। पहला है एट द पॉइंट ऑफ टाइम एंड ओवर टाइम। एट द पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि यू वेट अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, दूसरा ओवर टाइम का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन सर्टिफाई हो जाती है, आपके इंजीनियर अप्रूव कर लेते हैं, वैसे वैसे आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मे बी प्रेजेंटेड व्हेन द कस्टमर अप्रोच द कैशियर इन द रिटेल एस्टेब्लिशमेंट एंड pay for the purchase. The performance obligation in such contract is satisfied at a point in time, यानी immediate at a point in time में उसको कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, at a point in time, यानी गए आपने सामान दिया, पैसे दिए, खत्म हो गया। दूसरा बोल रहा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी presented by any order of the goods to be supplied that is received from a customer through any of the variety of the means, include the payment by credit card or account on account after receiving the goods, or same other methods can be such as the cash। तो अभी क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कैश में दे दे, क्रेडिट कार्ड में दे दे। अब दूसरा जो आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें हम आपको बहुत क्लैरिटी से बता रहे हैं। बोला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्रेजेंटेड बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल दिए हैं, कैन बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम, यानी आपके पास पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंस्ट्रक्शन कैन ऑल्सो बी एग्जाम्पल a contract to provide the service for an extended period। अब ये चूंकि मोर एक्सटेंडेड पीरियड वाली सर्विस है, बोल रहा है इफ द कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द एसेट एज द एसेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन हो गया ये क्या हो जाएगा, एट पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जांपल है। बोला इफ द कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द एसेट एज द एसेट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट आर सेटिस्फाइड ओवर द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जैसे जैसे कंस्ट्रक्टेड होगा, बीइंग कंस्ट्रक्टेड यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस वर्क है। तो जैसे जैसे आपने ये किया, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे आप उसकी डिलीवरी दे रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको हम ओवर द टाइम द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट आर सेटिस्फाइड ओवर द टाइम, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम ओवर द टाइम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है इफ द दूसरा बोलता है इफ द कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ द ओनली एट द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये एकदम लास्ट में वन टाइम में ये काम हुआ है, यानी कि एकदम लास्ट में जब सारे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गए, सारे अप्रूवल्स आ गए, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब एक काम करो, अब इसकी तुम डिलीवरी दे सकते हो। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, अब इसकी डिलीवरी दे सकते हो, अब ये फिट फॉर यूज है, इस जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गए, और आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी डिलीवरी की है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एट द पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि ये लास्ट में एकदम लास्ट मोमेंट हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, ये लीजिए चाबी, अब इसमें कोई काम नहीं है, कोई कंप्लीशन मेथड नहीं है, कोई परसेंटेज अप्लाई नहीं होगा, ये एकदम फुल 100% कंप्लीटेड चीज है। नाउ यू टेक इट, देयर इज नो कंटिन्यूअस थिंग इज हैपनिंग। तो ये क्या हो गया, एट दी पॉइंट हुआ। पहला वाला कंटिन्यूअस प्रोसेस था, एक फेज कंप्लीट हुआ, फेज वन का आपने सर्टिफिकेट लिया, आपने बंदे को दे दिया, फेज टू कंप्लीट हुआ, आपने सर्टिफिकेट लिया, बंदे को दे दिया, तो वो क्या था, ओवर दी पीरियड आपका वो हो रहा था, क्या हो रहा था, ओवर द पीरियड आप उसको क्या कर रहे थे, डिलीवर कर रहे थे, यानी आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर रहे थे, तो ये ओवर द पीरियड हो रहा था। अब बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट, यानी अब जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है उसमें सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को आप क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सको, क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सको, क्या क्या दूंगा और कब कब दूंगा, और जो जो चीज आप दे देंगे आप अपनी रेवेन्यू उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में। तो यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, a performance obligation is a promises in contract with the customer to transfer the goods and services so that customer a contract may contain only one performance obligation, एक ही obligation है, may contain multiple and separate distinct performance obligation, एक भी हो सकता है मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप अपने में डिफाइन कर दो, हम कंप्लीट करके बेचेंगे, आप डिफाइन कर दो नहीं हम फेज वाइज कंप्लीट करके बेचेंगे। तो आप ये सारे के सारे कंडीशंस अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो।
each distinct performance obligation need to be identified within the contract. हर चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, जो आप डिफाइन कर सको। अब क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व टू पार्ट। पहला, एक तो ऑब्लिगेशन सिंगल है, ऑब्लिगेशन मोर देन वन है, तो आपको क्या होना चाहिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट में आप उसको क्या कर सको, आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, डिफाइन कर सको। तो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई ऑल प्रोमिसेस, goods or services or the bundle of the goods and services, a written and oral contract contain the both explicit promises and the implicit promises। कुछ चीजें आपको एक्सप्रेस की जाएंगी जो एक्सप्लिसिट है, और जो आपको नहीं बताया जाएगा बट वो अंडरस्टूड है कि उसके साथ ही आती है, ठीक है, तो वो आपको इम्प्लिसिट होता है। Promises can be implied by the customary business practices। तो कुछ चीजें जो होती है वो बिजनेस की अपनी प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो शायद हो सकता है कि वहां पे कंस्ट्रक्शन की जनरल वो रूल है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस है कि भाई इसमें क्या होगा कि एक साल का आपको सर्विस फ्री मिलेगा। तो वो क्या है, वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, तो हो सकता है कि आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, यू डोंट नीड टू से एक्सप्लिसिटली, आप वो इम्प्लाइड होता है, वो बंदे समझ जाते हैं। सेलर और बायर दोनों को पता होता है कि मुझे एक साल की फ्री सर्विस मिलेगी, और सेलर को पता होता है कि मुझे एक साल की सर्विस देनी पड़ेगी। तो दीज आर द कंडीशंस द मे बी ऑफ द कस्टमरी प्रैक्टिसेस और मे बी द इम्प्लाइड कंडीशंस। तो ये सारे के सारे इसमें द एंटिटी पब्लिश पॉलिसीज, द कंपनी मार्केटिंग मटेरियल्स, ओरल प्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे वो होते हैं उसको एग्जिबिट करने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द कस्टमर और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये भी आपको लिखना पड़ेगा या आपको बताना पड़ जाएगा। बोल रहा है कि बाय डिटरमाइनिंग विच ऑफ द प्रोमिसेस आर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दैट शुड बी अकाउंटेड सेपरेटली। अगर ये सारी चीजें आपका वो है, क्या नाम है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस दैट शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। अगर चार ऑब्लिगेशंस है तो आपको चारों को अलग अलग तरीके से आपको बुक्स पे रिकॉर्ड करना चाहिए। इफ अ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज इज डिस्टिंक्ट, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसकी सेपरेट अकाउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो है टेक्निकल पॉइंट्स है, तो ये कुछ जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब फिर हमें ट्रांजेक्शन प्राइस को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ट्रांजेक्शन प्राइस में क्या होता है, कभी कभी कोई कोई बिजनेस गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी आपसे, यानी गवर्नमेंट के टैक्सेस आपसे कलेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, तो आप वो आइडेंटिफाई कर सको कि बिजनेस में गवर्नमेंट के टैक्सेस कितने हैं और आपके बिजनेस की रेवेन्यू कितनी है। जैसे आप जब कोई सामान बेचते हो तो आप उस पर जीएसटी चार्ज करते हो, तो 100 रुपए का सामान है, 18% की जीएसटी है, इट मीन्स यू आर बिलिंग फॉर 118। you should able to identify कि 100 is yours and 80 is your liability that you need to give it to the government। अब उसके पीछे आपको इनपुट का क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक सेपरेट डिस्कशन है, बट आपने अगर अपने एक साथ में बंडल ऑफर में आपने पैसे कलेक्ट किए हैं बंडल वे में, तो आपको अपने ट्रांजेक्शन प्राइस आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि आपकी कितनी है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपके अलग से टैक्स नहीं कलेक्ट करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, टैक्स अथॉरिटी बोलती है कि जो आपने सामान, जो आपने प्राइस टैग किया है वो एज्यूम किया जाएगा कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो आपकी अकाउंटिंग के टाइम पे वो आपको क्या करना पड़ेगा, उस उतना मनी को आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अकाउंटिंग के टाइम में ये पता होना चाहिए कि आपके कितने पैसे हैं और कलेक्ट करते वक्त आपने गवर्नमेंट के बिहाफ में कितने पैसे कलेक्ट किए, ठीक है। कुछ एक वेरिएबल कंसिडरेशंस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट टू कुछ होते हैं, जैसे कि ये बोला गया रेफर्स टू द रेवेन्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दैट इज डिपेंड ऑन द फ्यूचर इवेंट्स। तो ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशंस में हेल्प करेंगे, यानी आपकी रेवेन्यू तभी बनेगी कि आप सर्टेन जो आपके ऑब्लिगेशन है अगर आप परफॉर्म करेंगे तभी आपको वो रेवेन्यू दिया जाएगा। अभी मैं एक एजुकेशन लाइन की एक एग्जांपल देता हूँ। तो एजुकेशन में जो रेवेन्यू मिलता है वो एक फिक्स नेचर का मिलता है, अगर आप कोई ऑपरेटर हैं या कोई बिजनेस में एंगेज हैं, और दूसरे रेवेन्यू मिलते हैं आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिसको हम आजकल केपीआई बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वो 5 या 6 पैरामीटर सेट करते हैं और आप अगर उस पैरामीटर को मीट करते हैं तो ही आपको वो वेरिएबल इनकम मिलेगा। अगर उस पैरामीटर को अगर आप अचीव नहीं करेंगे, अगर आप अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आपकी वो रेवेन्यू नहीं बनेगी। तो ये वेरिएबल क्या होता है, वो फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। Whenever any part of all the obligation is variable, the company must estimate the amount। अगर आपके जो वेरिएबल है तो आपको एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन
और जब साथ में अगर वो जो उसके जो केपीआईज है, अगर आपको नहीं पता हो कि हम किस तरह हमारे केपीआई मीट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने रेवेन्यू को ना रिकॉर्ड करें, अप्लाइंग द कंजर्वेटिव अप्रोच। ठीक है, एंड दैट अमाउंट में बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अगर आप एस्टिमेट करेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम हो सकती है, क्योंकि आपके केपीआईज में 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट को अगर आप मीट करेंगे तो ही आपको रेवेन्यू बनेगी, या 4 को रीड करेंगे मीट करेंगे तो आपको कोई एक्स माइनस हो जाएगा आपके रेवेन्यू से। तो ये सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, ये सारे के सारे कंसीडर करने पड़ेंगे आपको अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के पहले। The portion, the variable portion of the consideration may be variable because it depends on the meeting on the requirement such as deadline to receive the performance bonus। ये जब ये टर्म को मैंने डिफाइन किया था तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिया था केपीआई का। तो केपीआई आपका 4-5 पैरामीटर्स होता है जिसके बेसिस पे आपके रेवेन्यू डिपेंड करते होते हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ता है when you are estimating your revenue। ठीक है, the amount of consideration the company expect to be entitled that could be variable because the company expect to accept the amount that is less than the price stated in the contract। कॉन्ट्रैक्ट में 5 क्राइटेरिया के ऊपर प्राइसिंग है, पर आपको लग रहा है कि आप 4 ही क्राइटेरिया को मीट कर पाएंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो एस्टिमेट करना पड़ेगा